और 1984 में मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया था। तो बहुत कम एक्सपीरियंस से ही शुरुआत हो गई थी, और सारे लोगों जो हमारे मित्र थे, सीनियर कलीग्स थे, परिवार के लोग थे, सब लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा पहले अनुभव तो प्राप्त करो, अभी क्या लिखोगे, अभी थोड़ा पहले पढ़ाओ, टीचिंग करो, 15-20 साल कुछ एक्सपीरियंस गेन करो, तब समझ आएगा कि क्या चाहिए, कि क्यों किताब लिखनी है, ऐसा वैसा। लेकिन वो हमने लिख ही डाला। हालांकि 8 साल का समय लगा लिखने में। 1979 में ज्वाइन किया, 84 में शुरू किया, 1992। आप बैठ जाओ, मैं बहुत देर बोलने वाला हूँ। या तो यहाँ चेयर ले लो या तो इधर बैठ जाओ, वहाँ कोने में खाली है जगह। तो इतनी जल्दी मैंने क्यों शुरुआत की, और किताब लिखने का ख्याल ही क्यों आया, है ना। जब मैंने आईआईटी कानपुर में पीएचडी की थी, उसके भी पहले से टीचर बनना तो फिक्स था मेरे दिमाग के अंदर में कि कहीं ना कहीं तो टीचर ही बनना है और तो कुछ करना ही नहीं है। और इसीलिए +2 करने के बाद सीधा बीएससी ऑनर्स का फॉर्म भरा, और कोई इंजीनियरिंग और वो प्रोफेशनल कोर्सेज और क्या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इनकी किसी तरह की कोई चिंता थी नहीं अपने को। तो वो तो ठीक था कि टीचर बनना है, लेकिन किताब लिखना है ये एजेंडा पर कभी नहीं था कि किताब लिखना है। किताब क्यों लिखो, इतने सारे लोगों ने किताब लिख के रखी हुई है। लेकिन 1979 में जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो आप लोगों ने एक किताब का नाम सुना, एक ऑथर है रॉबर्ट रेसनिक, यस सर, और उनके साथ दूसरे ऑथर हैं हेलिडे, और आजकल तीसरे ऑथर भी हो गए। तो पहले वो 2 ऑथर्स की किताब हुआ करती थी, रेसनिक और हेलिडे की, और वो किताब मेरे सामने पड़ी थी जब मैं आईआईटी कानपुर में एमएससी कर रहा था और पीएचडी कर रहा था। वहाँ की लाइब्रेरी में मैंने वो किताब देखी थी। अपने +2 के समय मैंने नहीं देखी थी, अपने बीएससी के समय मैंने नहीं देखी थी, लेकिन वहाँ जब लाइब्रेरी में वो किताब देखी तो मुझे बहुत प्यारी किताब लगी। मैंने खूब वो बढ़िया से उसकी पढ़ाई की, और ये देखा कि ये तो +2 लेवल की किताब है। तो 1979 में जब ज्वाइन किया, तो उसके बाद फिर वो तुरंत हमने वो रेसनिक हेलिडे की किताब को और अपना टेक्स्ट बुक डिक्लेयर करके और सबको खरीदवा दिया अपने क्लास के अंदर में, इसी से पढ़ाई की। ओके, और साल के अंत में क्या नतीजा निकला, मेरी प्रसिद्धि तो हुई कि हाँ, एक जो नया वाला टीचर आया है वो तो बड़ा मन से पढ़ाता है और बहुत हाई स्टैंडर्ड में पढ़ाता है और बहुत अच्छा पढ़ाता है, और टीचर्स का, स्टूडेंट्स का भी फीडबैक बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मैंने इवैल्यूएट जब किया कि मैंने स्टूडेंट्स को क्या सिखाया, तो अंत में मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाया। वो हमारे स्टूडेंट्स ने फिजिक्स सीखी नहीं, तो दूसरे साल फिर और मेहनत से पढ़ाई करी और ढंग से उसके लेक्चर्स नोट्स तैयार किए। ओके, वेरी गुड। और कर करके और दूसरे साल हमने फिर से किया, और फिर भी हमें यही लगा कि नहीं हमारा कुछ हुआ ही नहीं, बच्चों तक तो फिजिक्स पहुंची नहीं, बच्चों तक तो वो स्किल डेवलप हुई नहीं। तो ये 4-5 साल लगे, हर बार निराशा हुई मुझे। हालांकि प्रसिद्धि बहुत हुई, अपनी रेपुटेशन तो बहुत बढ़ी। पहले ही 5 साल के अंदर में पूरे पटना के अंदर में बड़ा प्रसिद्ध हो गया। सब लोग कोचिंग करने के लिए मेरे कोचिंग सेंटर में आ जाओ, कोचिंग सेंटर में आ जाओ। खूब सारी डिमांड भी मेरी बढ़ गई, ट्यूशन करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ट्यूशन करा दो। वो सब हो गया, वो सब ठीक है। जो पैरामीटर्स है ना, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं सक्सेस के, उन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर देखूं तो हाँ ठीक था, वेरी गुड। लेकिन मैं खुद को जब अपने पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर रहा था कि मैंने कितने फिजिक्स सिखाई अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें हमेशा मेरे को निराशा लगती थी कि गड़बड़। तो 4-5 साल के बाद ये आत्मज्ञान हुआ कि गड़बड़ मेरे में नहीं है, गड़बड़ मेरे पढ़ाने में नहीं है, और गड़बड़ मेरे स्टाइल में नहीं है, मेथोडोलॉजी में नहीं है, टीचिंग का जो कम्युनिकेशंस होते हैं उसके स्किल्स में गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? तो गड़बड़ रॉबर्ट रेसनिक के पास है और डेविड हेलिडे के पास है, वो गड़बड़ कर रहे हैं। उस समय हमें पहली बार ये रियलाइज हुआ कि साइंस और स्पेशली फिजिक्स
अगर मुझे टीच करनी है तो मुझे अपने विद्यार्थियों के लाइफ स्टाइल को जानना जरूरी है और वो जैसे जिंदगी जीते हैं, उनके पास में जो कुछ होता है, वो जहां से हाट बाजार करते हैं, वो जहां पे सवेरे और शाम टहलते हैं, जिन गलियों में वो घूमते हैं, जिस तरीके के वो खेल कूद करते हैं, जिस तरीके की वो जिंदगी जीते हैं, उसका अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं अच्छी फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता हूं, उनको मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम नहीं पढ़ा सकता हूं। और रॉबर्ट वेस्निक को बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि भारत में लोग कैसे रहते हैं और भारत में गलियां कैसी होती हैं और भारत में बंदर कैसे कूदते हैं। रॉबर्ट वेस्निक को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इसलिए रॉबर्ट वेस्निक की लिखी किताब हमारे भारत में काम नहीं कर रही थी। और मुझे वो किताब इतनी पसंद क्यों थी? मुझे वो किताब इसलिए बहुत पसंद थी क्योंकि मुझे वो किताब उस समय नहीं मिली थी जब मैं 11th में था या 12th में था। मुझे किताब मिली थी जब मैंने बहुत सारी फिजिक्स सीख ली थी और मैं एमएससी में पहुंच गया था और आईआईटी कानपुर में मैंने वो किताब देखी। तो उतनी सारी फिजिक्स पहले ही से मेरी सीखी हुई थी, इसलिए वो किताब मुझे बहुत प्यारी थी, आज भी बहुत प्यारी। और इसलिए 1984 के अंदर में ये फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि जो काम रॉबर्ट वेस्निक नहीं कर सकते हैं वो मैं करूंगा। भारत के लिए अगर किताब लिखनी है, भारत के लिए अगर किताब लिखनी है तो एक भारतीय को ही लिखनी चाहिए जो कि भारत में रहा हो। और अब एक एवरेज तो करना पड़ेगा क्योंकि भारत तो बहुत डाइवर्स है, भारत तो बहुत मेट्रोज, बड़े बड़े शहर भी हैं, छोटे छोटे गांव भी हैं, देहात भी हैं। तो एक बीच का स्मॉल सिटी का एवरेज लेकर के, छोटे शहर का एवरेज लेकर के, और वो किताब हमने डिजाइन की। तो ऐसे करके वो किताब आई। तो बहुत अच्छा चला पटना में। आईआईटी कानपुर में जब मेरी दूसरी पारी शुरू हुई 1994 में, मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, वो भी एंट्री लेवल के ऊपर। 15 साल का जो हमारा वहाँ ऑलरेडी पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, एक प्रमोशन हो चुका था, लीडर हो चुके थे 8 साल पहले, दूसरा प्रमोशन बस अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर आने वाला था। और उस समय में आईआईटी कानपुर में मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मेरे को सिलेक्शन किया और ऑफर किया एंट्री लेवल, जो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एकदम फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है, वही मेरे को भी उन्होंने किया। 15 साल के इतिहास को धो पहुँच दिया। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात। हमने आईआईटी कानपुर में ज्वाइन कर लिया। आईआईटी कानपुर से मेरा पुराना संबंध है, मैंने एमएससी वहीं से की हुई है, पीएचडी वहीं से की हुई है। तो एक उनको वापस भी कुछ करना था। तो पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया था, तो 15 साल उनको कुछ वापस किया। फिर आईआईटी कानपुर से एमएससी पीएचडी किया था, तो उनको भी कुछ वापस करना था। तो उन्होंने हमें कहा इंटरव्यू लेवल में, कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो क्या फर्क पड़ता है। यहां आकर के एक दूसरा आत्मबोध हुआ। यहां आने के बाद जब बीटेक फर्स्ट ईयर आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना का मौका मिला, तो समझ में आया कि ये जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आईआईटीज के जो जेईई पास करके स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए जो एक बहुत बड़ा आभा मंडल तैयार किया गया है। जो भी जेईई पास करके जिनका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, रिजल्ट निकलने के बाद तो वो अखबारों में उनके फोटोज निकलते हैं और कहीं कहीं पर अच्छा रैंक्स वगैरह जिनके आ जाते हैं, तो फिर वो बड़े होर्डिंग्स लगते हैं शहर के अंदर में, और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, ये हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, प्रचार होता है। कई बार उनके सम्मान में स्कूल की तरफ से और तरह तरह की संस्थाओं की तरफ से बहुत सारे सम्मान समारोह होते हैं, माला वाला पहनाई जाती है और उनको सब होते हैं। रिश्तेदारों के अंदर में बड़ी गरिमा से कहा जाता है कि इसने आईआईटी के अंदर में इसको प्रवेश मिला है, इसने आईआईटी का एग्जाम पास किया है, वगैरह वगैरह। आप भी बच जाते लगे।
यहां आने के बाद पता चला कि ये तो ढोल में बहुत कूल है। ये तो ढोल में बहुत कूल है। वहां पर फिजिक्स के कोर्स है, जब फर्स्ट ईयर में बच्चे करते हैं तो हमारी सारी फैकल्टी जो होती है वो परेशान रहती है, कैसे पास कर लिया इसने जेई, कैसे आ गया, क्या है, इसको कुछ समझ नहीं आता है। यानी जो इम्तहान होते हैं, हमारे इंटरनल इम्तहान जो होते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर में या कोई भी आगे, वो जेईई से बहुत सरल होते हैं। जेईई के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं उससे वो बहुत सरल होते हैं, क्योंकि जेईई के समय हमें पता होता है कि कई लाख विद्यार्थियों में से मुझे कुछ हजार विद्यार्थियों को चूज करना है। वहां पर हमें पता होता है ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे पास जो 300 स्टूडेंट बैठे हैं या 500 स्टूडेंट बैठे हैं, 400 स्टूडेंट बैठे हैं, मुझे केवल इन्हीं को इवैल्यूएट करना है, और इसमें से भी कोई ऐसा सिलेक्शन का चक्कर नहीं है, इनको एक ग्रेडिंग करना है केवल। तो बहुत सरल प्रश्न होते हैं उसकी अपेक्षा, और बावजूद इसके तमाम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर में फिजिक्स में फेल होते हैं। जो मेरा रिटायरमेंट के पहले का सेमेस्टर था, उसका मैं आपको डेटा बताऊं, तो वही सबसे नजदीक का है तो वो अच्छी तरह से याद है। उसमें 440 विद्यार्थी टोटल थे फर्स्ट ईयर के अंदर में, और 97 स्टूडेंट्स फेल हुए थे फर्स्ट ईयर के अंदर। 97 स्टूडेंट्स फेल हुए थे, और हमारे आईआईटी कानपुर के सिस्टम के अंदर में जो फेल और पास का जो मार्क होता है कि हाँ इससे कम नंबर लाओगे तो फेल, इतने नंबर या इससे ज्यादा नंबर लाओगे तो पास, वो फेल और पास का जो मार्क्स है, जो कट ऑफ है, जहां पर ये दोनों अलग होते हैं, उसका निर्णय परीक्षा खत्म होने के बाद, जांच हो जाने के बाद, मार्क्स का टेबुलेशन हो जाने के बाद तब किया जाता है। जैसे बोर्ड में होता है ना, पहले से डिक्लेयर होता है हाँ भाई 40% पर पास होंगे या 33% पर पास होंगे या ऐसा, वो ऐसा नहीं है कितने परसेंट पर पास होंगे, वो ऐसा नहीं है। वो जब रिजल्ट आ जाता है, जब बन जाते हैं, सबके नंबर चढ़ जाते हैं, हम लोग कंप्यूटर पर डाल देते हैं, सारा स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि कहाँ फेल करना है, कहाँ पास करना है। 97 बच्चे जब फेल किए थे, उस समय में जो फेल का जो मार्क था कि इतने नंबर नहीं लाओगे तो फेल करोगे, that was 23 out of guess करो 180 180 के फुल मार्क में 23 डिसाइड किया गया था कि 23 विल बी द पास मार्क, जिसको 23 भी नहीं आएंगे केवल वही फेल होंगे, और तब 97 स्टूडेंट्स फेल। अब आप सोचो 6 महीने पहले जिसने इतनी सारी मालाएं पहनी थी और 6 महीने बाद उस पर कार्ड छपाया जा रहा है जिसके अंदर उसको बताया जाएगा कि तुम्हें 23 नंबर भी नहीं आए, पूरे 180 नंबर मिला करके। और ऐसा नहीं कि इम्तहान के दिन वो उल्टी हो गई थी इसलिए नंबर नहीं आए, क्योंकि ये 180 नंबर के इम्तहान कई बार में मिला करके होते हैं। एक एंड सेमेस्टर का एग्जाम है, एक मिड सेमेस्टर का एग्जाम है, और उसके अलावा 4 और छोटे छोटे इम्तहान है जिसको क्विज कहते हैं। 6 इम्तहान 4 महीने के सेमेस्टर में बटे हुए, इस तरीके से करके वो 180 नंबर बने थे, और उसके अंदर में 97 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे निकले। और उस बैच में एक गर्ल स्टूडेंट थी, कल्पना नाम की, आंध्र प्रदेश की। वो फिजिक्स के कोर्स में 6ठी बार अपीयर हो रही थी। फिजिक्स के उस फर्स्ट ईयर के कोर्स में वो 6ठी बार अपीयर हो रही थी, 5 बार फेल हो चुकी थी, और 6ठी बार में उसमें अपीयर हो रही थी। और इम्तहान के 13-14 दिन पहले रोटी बिलखती मेरे ऑफिस में आ गई कि ये मेरा इतिहास है, मैं क्या करूं, इसी के चक्कर में मेरा सर्टिफिकेट रुका हुआ।
4 साल के कोर्स को ऑलरेडी 6 साल 6.5 साल हो चुके हैं। बाकी सब तो मैंने क्लियर कर लिया। फेल तो बहुत चीजों में हुई थी, लेकिन बाकी सब तो वो क्या बैक पेपर दे करके सब क्लियर कर डाला। लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है, 5 बार हो गया, ये छठी बार है, इसी के चक्कर में सर्टिफिकेट टूटा है। तो खैर वो एक बहुत लंबी कहानी है कि उसके साथ मैंने क्या किया। लेकिन वो पास हुई, छठी बार में वो पास हुई। तो IIT कानपुर में जाने के बाद समझ आया कि ये जो हमारे JEE पास करके क्रीम ऑफ द क्रीम और वो टैलेंट हिंदुस्तान का पूरा भविष्य नहीं के सो कॉल्ड मजबूत कंधों पर है। केवल कंधा ही मजबूत है, कंधों के ऊपर वाला मजबूत नहीं है। तब समझ आया कि नहीं, स्कूल एजुकेशन के अंदर में, खासकर हाई स्कूल और +2 का एजुकेशन है, इसके अंदर में काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है इसके अंदर काम करने की। और तब चूंकि मैं ऑलरेडी वहाँ 15 साल पटना साइंस कॉलेज के अंदर में मैंने +2 BSc MSc तीनों के साथ में समय बिताया हुआ था। मेरी यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज के अंदर में +2 से शुरू हो जाता था मामला, आजकल वहाँ से +2 हट गया है। तो मेरे को अनुभव थोड़ा तो था +2 का भी, लेकिन हाँ ये दृष्टि नहीं थी कि हमारे पूरे भारतवर्ष का जो +2 है वो इस कदर शैया पर पड़ा हुआ है ना, और उसको बहुत जरूरत है तो सही प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार करने की। कोई इंजेक्शन देने से ठीक नहीं होने वाला है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट से ठीक नहीं होने वाला है। ये रियलाइजेशन IIT कानपुर में आने के बाद, उसमें भी थोड़ा समय लगा। 94 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें भी और समझने में कि क्या हो रहा है। फिर हमने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर में लोगों से बात करना शुरू किया, वहाँ जाना शुरू किया, टीचर से बात करना शुरू किया, स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन शुरू हुए। 2003 से फिर हमने ये सारा अपना कार्यक्रम स्कूल सिस्टम के लिए जो भी आपने बताया वो सब शुरू किया। अन्वेषिका और उत्साही फिजिक्स टीचर्स और ऐसा वैसा करके, और फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल का एटलीस्ट फिजिक्स का एजुकेशन है उसके अंदर में कुछ चीज़ें बेहतर हों, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ और उसमें से आगे का भविष्य जो है वो बढ़िया निकले। तो ये जो हमने यहाँ टाइटल देख रहे हैं, पहुंच से परों तक पहुंच, दिस इज एसेंशियली रीचिंग द अनरीच्ड। जिनके पास वो विकास की किरणें नहीं पहुंचती हैं, है ना, तो जो मस्तिष्क के विकास की किरणें जहाँ नहीं पहुंचती हैं वहां तक हम पहुंचे और उनके साथ कुछ काम करें। और खास करके अभी आजकल मेरा ऑनलाइन कोर्सेज का नया प्रोजेक्ट है, 3 साल पुराना, तो उसकी मैं बातें थोड़ी सी करूंगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर से शुरू किया है, इसलिए मैं बहुत चीजें स्किप करने वाला हूँ इसके अंदर में। हमारा जो भारतवर्ष में सीखने सिखाने का की परंपरा है वो बहुत रिच है, बहुत पुरानी है, और हमारे